Hello friends, I am Ganesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RK Science Coaching. Friends, today we are study about cilia and flagella. Okay student, तो आज हम पढ़ने वाले हैं cilia और flagella के बारे में। तो cilia है क्या, flagella है क्या? तो कोई भी कोशिका झिल्ली साइटोप्लाज्म इस तरह की प्रोजेक्शन बना लेती है, सुई जैसी या हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकल जाती है, जिसे हम सीलिया कहते हैं। अगर ये छोटी है तो सीलिया और बड़ी है तो फ्लैजिला। इतनी बड़ी नहीं, मतलब इसकी तुलना में काफ़ी बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लिए कि सीलिया किसे कहते हैं, फ्लैजिला। एक होता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई सीलिया से भी छोटी होती है और इसकी स्ट्रक्चर भी सीलिया और फ्लैजिला जैसी ही होती है। दोस्तों, सीलिया और फ्लैजिला दोनों एक ही जैसे होते हैं, संरचना के आधार पर दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कुछ अंतर इसमें पाया जाता है। अंतर उतना ही पाया जाता है जितना छोटी बिल्ली और बड़ी बिल्ली में पाया जाता है। अब सोच रहे होंगे ये छोटी बिल्ली बड़ी बिल्ली क्या मतलब, यानी जब आप घर की बिल्ली को देखते हैं तो आपको याद आएगा कि चीता और शेर भी शायद इसी तरह के होते हैं। तो बस यही फंडा इन लोगों में नहीं, इन दोनों में सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया हो गई छोटी बिल्ली और फ्लैजिला हो गई बड़ी बिल्ली। दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि संरचना जो है सीलिया और फ्लैजिला का सेम होता है। ये प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, परंतु थोड़ी सी यहाँ भिन्नता है। किस में भिन्नता है? तो प्रोकैरियोटिक की जो फ्लैजिला है वो यूकैरियोटिक जैसी नहीं होती, थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बहुत सारे प्रोटोजोआ जो है कोई फ्लैजिलेटेड होते हैं तो कोई सिलिएटेड होते हैं। ठीक है, तो जो सिलिएटेड है उस पर सीलिया पाया जाता है और जो फ्लैजिलेटेड है उस पर फ्लैजिला पाया जाता है। जैसे आपको याद होगा पैरामीशियम, पैरामीशियम जो कि चप्पल की आकृति की संरचना होती है और इसके सेल मेम्ब्रेन पर चारों साइड से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई रहती है, जिसे हम सीलिया कहते हैं। यह सीलिया और फ्लैजिला का मेन काम है सेल को गति देना। क्या देना? गति देना, मूवमेंट देना। कोशिका को गति देना या फिर कोशिका जिस दर्भ में है उस दर्भ को गति करना। आइदर वन, चाहे वो सेल को गति कर दे, चाहे फिर सेल जिस पदार्थ में है, जिस लिक्विड में है, उस लिक्विड को गति कर दे। जस्ट लाइक उसी तरह जिस तरह से नाव में हम बैठे हैं और नाव को आगे बढ़ाना है तो उसके जो चप्पू चलाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि नाव गति करती है। तो चप्पू क्या कर रहा है? कोशिका को, नाव को भी गति कर रहा है और जिस पानी में वो नाव रखी हुई है उसके पानी को भी जो है गति दे रहा है। हाँ, तो दोनों को गति देने का काम करता है, एक चप्पू की तरह कार्य करते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला में कुछ डिफरेंस भी है। सीलिया और फ्लैजिला किसी कोशिका में 100, 1000, 10,000 हो सकते, लेकिन फ्लैजिला की संख्या उतनी नहीं होती है। फ्लैजिला 1, 2 या 3 हो सकती है। ठीक है, यानी इसकी तुलना में इसकी संख्या कम होती है, यानी सीलिया फ्लैजिला से ज़्यादा होता है और फ्लैजिला सीलिया से कम संख्या में पाई जाती है। सीलिया छोटी होती है और फ्लैजिला बड़ा होता है। सीलिया का साइज 5 से 10 माइक्रोन होता है और फ्लैजिला का 150 से 200। ठीक है, अब पैरामीशियम को देख लीजिए। यदि गति करना होगा तो वो समन्वित गति करेंगे। समन्वित गति करना मतलब पेंडुलम लाइक गति करेंगे।
जैसे अगर एक सीलिया इधर गति कर रही है तो सारी सीलिया एक ही तरफ गति करेगी, ठीक है, एक जैसा ही गति करेगा। लेकिन फ्लैजिला में ऐसा नहीं है। अगर यूग्लिना को देख लें, यूग्लिना में मान लीजिए इस तरह से फ्लैजिला है और एक छोटी फ्लैजिला है, तो ये कुछ अपना इस तरह से गति करेगी तो हो सकता है ये स्प्रिंग जैसी गति करे। तो इन दोनों का जो मूवमेंट है, ये सीलिया ये फ्लैजिला और ये फ्लैजिला दोनों के मूवमेंट में डिफरेंस हो सकते हैं, यानी सेम गति नहीं पाया जाता है, एक जैसा मूवमेंट नहीं करते। फ्लैजिला संपूर्ण शरीर पर नहीं पाए जाते हैं और सीलिया जो है संपूर्ण शरीर पर पाए जाते हैं। फ्लैजिला सिरे पर पाए जाते हैं, अंतिम छोर पे होगा या फिर इस छोर पे, मिटा दिए, इस छोर पे होगा या चाहे इस छोर पे होगा, कोई भी कोशिका बना देते हैं। मान लीजिए इसमें फ्लैजिला है तो यहाँ होगा या कोई छोर पर ही होगा, कोई सिरा पर ही होता है। दोस्तों यदि हम इसके स्ट्रक्चर को कुछ जूम करके देखें तो ऐसा आपको दिखेगा। इसके कई सारे पार्ट्स हैं। ये जो एक्सिस नुमा, अक्ष नुमा संरचना है जो कि कोशिका मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करके बाहर जो है नमर के जो है निकली हुई संरचना है, जिसे हम ये अक्ष सूत्र या एक्सोनेमी कहते हैं। एक्सोनेमी के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, जिसे हम फाइब्रिल या फिर माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रिल या माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। ये माइक्रोट्यूबुल्स या फाइब्रिल कोशिका द्रव में, थोड़ा सा ये ऊपर बन गया, ठीक है, ये कुछ इस तरह से अंदर होता है। कोशिका द्रव तक बेसल प्लेट होते हैं, कोशिका द्रव तक आ गया रहता है। ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है। ये सेल साइटोप्लाज्म के अंदर तक, थोड़ी सी ही अंदर तक गई रहती है, जिसे हम बेसल प्लेट कहते हैं। बेसल प्लेट से जुड़ा हुआ रहता है सूक्ष्म नलिकाएं, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे एक आधारकाय संरचना होती है, बेसल बॉडी होता है। और ये बेसल बॉडी और सूक्ष्म नलिका एक संरचना के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट होती है, जिसे हम बेसल प्लेट कहते हैं, है कि नहीं। और बेसल प्लेट इन दोनों के बीच में है, सूक्ष्म नलिका और आधार का के बीच में है। उसके बाद आधार का एक संरचना से जुड़ी होती है, जिसे हम मूलिका कहते हैं, रूटलेट कहते हैं, ठीक है। अब इसकी संरचना कुछ अलग होगी और इसकी संरचना कुछ अलग होगी। अगर हम इसकी टीएस कटिंग यानी इसको काट करके और जूम करके अगर इसकी संरचना देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी एक्सोनेमी को अगर आप काट रहे हैं इस तरह से, तो ये बाहर की संरचना क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको चारों ओर से दिखेगा। और जब हम कटिंग किए हैं तो सारे सूक्ष्म नलिकाएं इस तरह से कट गई है, तो ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं। ये सभी क्या है? सूक्ष्म नलिकाएं हैं। जो सूक्ष्म नलिकाएं परिधि पर पाई जाती है, यानी साइटोप्लाज्म आप कह सकते हैं। ये जो एक साइटोप्लाज्म की तरह है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और इसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, यानी परिधि पर सेल मेम्ब्रेन के साइड तक फैला हुआ ये संरचना बना हुआ है आपके पास। और ये सारे सूक्ष्म नलिका का कटिंग है, ये सभी सूक्ष्म नलिका है। तो ये चूंकि ये परिधि पर है, इसीलिए इसका नाम है पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स। इसकी संख्या 9 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों, 9 होती है इसकी संख्या। और साथ ही 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स भी होते हैं। और ये दोनों सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स एक ब्रिज द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और दोनों सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स एक सेंट्रल शीथ द्वारा
इस तरह से घिरे होते हैं। और ये सेंट्रल शीथ इन सभी पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स को जोड़ने का कार्य करता है। किसके सहायता से? तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स में से एक संरचना निकलती है जिसे हम रेडियल स्पोक कहते हैं। रेडियल स्पोक, जैसे साइकिल में स्पोक, आप समझ लीजिए ये धुरा है और ये सभी साइकिल के पहिए का स्पोक है, तो नाम भी स्पोक लगा हुआ है कि नहीं। तो ये रेडियल स्पोक द्वारा सेंट्रल शीथ से जुड़े होते हैं और सेंट्रल शीथ सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल से जुड़े होते हैं और दोनों सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स एक ब्रिज द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स भी एक ब्रिज द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसका नाम है इंटरडुप्लेट ब्रिज। देखिए अब ये डुप्लेट लगा हुआ है, डुप्लेट क्यों लगा हुआ है, डबलेट क्यों लगा हुआ है? ठीक है, तो ये डबलेट जो है इसके संरचना के आधार पे है। चूंकि आप एक संरचना को इतना को देखिए, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स को देखिए, ये दो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स है, यानी एक साथ ये दो माइक्रोट्यूबुल्स है। ठीक है दोस्तों, एक माइक्रोट्यूबुल्स को कहते हैं सब माइक्रोट्यूबुल्स ए और दूसरा को कहते हैं सब माइक्रोट्यूबुल्स बी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स दो सब माइक्रोट्यूबुल्स से मिलकर बना है। एक है सब माइक्रोट्यूबुल्स ए और दूसरा है सब माइक्रोट्यूबुल्स बी। अब सब माइक्रोट्यूबुल्स ए में दो आर्म्स होते हैं, एक आउटर आर्म, ये देखिए तीन गोलाकार संरचना आपको दिख रही है, ये आउटर आर्म है और ये इनर आर्म है। ठीक है दोस्तों, और क्या आपने देखा कि ये 9+2 अरेंजमेंट है। 9+2 अरेंजमेंट मतलब 9 जो है पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स है और 2 क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स है। ये सिंगलेट होते हैं, नाम से स्पष्ट है। सिंगलेट मीन्स कि ये सिंगल होते हैं, ये दो गोले से नहीं बना हुआ है, ये दो माइक्रोट्यूबुल्स नहीं है, एक ही माइक्रोट्यूबुल्स है। ठीक है दोस्तों, अब इसके भीतर की संरचना, यानी आप इधर बढ़ेंगे बेसल प्लेट से नीचे, तो ये क्या है, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी को बनाता है सेंट्रियोल। जी हाँ, सेंट्रियोल बनाता है, जो कि एक कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स। तो अगली वीडियो में हम ये सेल ऑर्गेनेल्स एक बचा हुआ है सेंट्रियोल, उसी को हम पढ़ने वाले। तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो होता है वो 9:1 का होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है, 9:1 का, यानी इसमें भी 9 जो है पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं। उसके जो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। आप देख रहे हैं 2-2, लेकिन उसका 3-3 होगा। ठीक है दोस्तों, उसका क्या होगा, 3-3 होगा और उसके सेंटर में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स नहीं होंगे, उसके सेंटर में एक ही माइक्रोट्यूबुल्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये संरचना यहाँ तक आके खत्म हो गई। उसके बाद बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी को कौन बनाता है, सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल बनाता है, इसीलिए सेंट्रियोल जैसी संरचना इस बेसल बॉडी में है और उसका अरेंजमेंट क्या है, 9+2। तो ये धुरी की तरह 9+1 अरेंजमेंट है, जिसमें से 9 जो है माइक्रोट्यूबुल्स वो ट्रिपलेट होते हैं और 1 जो है सिंगलेट होते हैं। ठीक है, अब ये संरचना एकदम इसको साइटोप्लाज्म से जोड़े रहती है। जिस तरह से मछली पानी में तैरने के लिए अपने फ्लिपर्स का हेल्प लेती है, अपने पंखुड़ियों को हिलाकर पानी में चलती है, इसी तरह से जो है प्रोटोजोआ जिसके ऊपर सीलिया है वो सीलिया की मदद से चलते हैं, और जो मोटाइल प्रोटोजोआ है जिसमें लंबे लंबे फ्लैजिला है तो वो फ्लैजिला के सहायते चलते हैं। देखिए फ्लैजिला 2 तरह के होते हैं, एक होता है बिप्लेस, चाबुक की तरह, हंटर की तरह होता है, और दूसरा होता है, आप देख सकते हैं, टिंसेल। ये दूसरा क्या होता है, टिंसेल होता है, और ये टिंसेल मतलब
कि एक फ्लैजिला से पतले पतले और भी फ्लैजिला निकले होते हैं, सीलिया जैसे निकले होते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा संरचना नहीं है, एक हंटर जैसा दिख रहा है, चाबुक जैसा दिख रहा है, ठीक है। टिनसेल में सीलिया, फ्लैजिला के ऊपर से सीलिया पाई जाती है, लेकिन विप्लेस में ऐसा नहीं है, ये केवल एक ही फ्लैजिला पाए जाते हैं, उस पर सीलिया नहीं रहती है, सीलिया जैसी संरचना नहीं रहती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला यूकैरियोटिक के फ्लैजिला से अलग होता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जा चुके हैं दोस्तों कि सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो वे एक ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स आपस में एक ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं, जिसका नाम क्या है, इंटरडबलेट ब्रिज। इंटरडबलेट ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन कि कौन से सब माइक्रोट्यूबुल्स में आर्म्स होती है। तो आप देख सकते हैं कि सब माइक्रोट्यूबुल्स ए में आर्म्स होती है, ए आर्म और बी आर्म, आउटर आर्म और इनर आर्म। जो अंदर की ओर आर्म है वो इनर आर्म, और जो बाहर की ओर है उसे आउटर आर्म कहते हैं। कौन ऐसी संरचना है जो सेंट्रल ब्रिज को भी जोड़ती है और रेडियल स्पोक को भी जोड़ती है। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल शीथ, ये जो सेंट्रल शीथ है वो इस सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स को जोड़ के रखती है, साथ ही पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स को जोड़ के रखती है, किसके सहायता से, रेडियल स्पोक की सहायता से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप आइए और देखिए कि प्रत्येक सूक्ष्म नलिकाएं यानी प्रत्येक माइक्रोट्यूबुल्स एक दूसरे के पैरेलल है और रेडियली शिफ्ट है, रेडियली अरेंज्ड है आपस में, यानी रेडियली अरेंज्ड और पैरेलल भी है। और जब हम इसके टीएस कटिंग को देखते हैं तो 9 गो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स मिलता है और वो डबलेट होते हैं, और जो सब माइक्रोट्यूबुल्स ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं उस पर, ठीक है, आउटर आर्म होता है और इनर आर्म होता है, यानी सब माइक्रोट्यूबुल्स ए पर आर्म्स होते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और 9+2 अरेंजमेंट क्यों कहा गया इसको 9+2 अरेंजमेंट, तो 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स है और 9 को क्या है, 9 क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स हैं। ये डबलेट होते हैं और सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स सिंगलेट होते हैं। जब ये बेसल बॉडी में आप आएंगे तो इसके अंदर 9-1 का अरेंजमेंट होता है, आप कह सकते हैं 9+1 का अरेंजमेंट होता है। 9 को क्या होता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, और जो कि ट्रिपलेट होते हैं, और एक होता है सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स जो सिंगलेट होता है। इस तरह से अब फिर से इधर आइए, बेसल बॉडी समाप्त हुआ और उसके बाद से एक संरचना बनी हुई है जिसे कहते हैं रूटलेट। रूट है ये, और ये साइटोप्लाज्म तक फैली रहती है। तो दोस्तों इस तरह से आज का टॉपिक जो सीलिया और फ्लैजिला था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट कीजिए, अगली वीडियो से मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और लॉकडाउन में हमारी जो मुहिम है कि जो भी स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं और घर में उनको मन नहीं लग रहा है तो वो कुछ टाइम खेलते खेलते ही पढ़ सकते हैं, ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं है तो आप देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी घर बैठे हमारी यूट्यूब चैनल से पढ़ने की सलाह दीजिए और ख़ुद भी पढ़िए, हमारा सहयोग कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम एक फ्रेंड्स तक आप क्या कीजिए, इसको
शेयर कर सकते हैं और कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।